Hi everybody, very warm welcome to the channel शिप्रा मिश्रा. This is शिप्रा मिश्रा and I hope you guys are doing fine. तो आपका स्वागत है बहुत ही कमाल वीडियो में, जहां मैं आपको देने वाली हूं प्रेजेंटेशन टिप्स, ना तो सिर्फ इंग्लिश के लिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स के आने वाले एग्जाम्स में आप जो आंसर्स लिखने वाले हैं सबके लिए. तो आज की इस वीडियो के अंदर चाहे आप क्लास 10 से हो, चाहे आप क्लास 12 से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम लिख रहे हो, आपको मिलने वाले हैं आंसर शीट के प्रेजेंटेशन टिप्स, और वो भी एग्जांपल्स के साथ में. आपको यहाँ पर क्लिप्स भी मिल जाएंगी हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए हमारे आंसर को बोर्ड्स में. तो चलिए शुरू करते हैं यार. सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ ये है कि सबसे पहले तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर को देखकर ये डिसाइड कर लिया जाए कि कौन से सेक्शन से हम लोगों को अपना जो पेपर है वो शुरू करना है, अपना एग्जाम शुरू करना है, और उसी सेक्शन के सारे पार्ट्स एक जगह किए जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए से तो हमने शुरू कर दिया, पर अगर मुझे उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उन 2 क्वेश्चन को मैंने लास्ट में सेक्शन सी के बाद में अटेम्प्ट किया. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. आप किसी भी सेक्शन से शुरू कर सकते हो, सेक्शन के अंदर भी किसी भी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, पर सारे पार्ट्स एक जगह होने चाहिए, सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक जगह होने चाहिए. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रेजेंटेशन में. दूसरा पॉइंट आता है, आपको सेक्शन जो है वो मिडिल में लिख देना है. बीच में एकदम आप सेक्शन लिखेंगे, इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसके नीचे आप पार्ट नंबर डालेंगे और उसके साथ में अपने आंसर को लिखेंगे. याद रखिए कि अगर आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो वहां पे आपका लेटर ABCD और उसका पूरा आंसर सामने लिखा होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि आप यहां पर अगर चाहें तो एक एडिशनल मार्जिन भी बना सकते हैं अपने रफ वर्क के लिए. ठीक है, या फिर हर एक पेज पे आप ऐसे एक एडिशनल मार्जिन बना सकते हैं, या फिर आप अपने आंसर बुकलेट की लास्ट पेज पे जाके रफ वर्क ऊपर लिखकर अपना सारा रफ वर्क एक जगह कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, आपको आपके क्वेश्चन नंबर को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए ताकि किसी भी सूरत में कोई कंफ्यूजन ना रहे. इन एडिशन टू दैट आपको अपने वर्ड्स के बीच में इनफ स्पेस छोड़कर लिखना चाहिए ताकि से आपके आंसर्स में वो खुला खुला नीट एंड क्लीन वाला इफेक्ट आए. इवन इफ आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपके वर्ड्स अगर खुले खुले लिखे हुए हैं तो काफी लेजिबल लगेंगे, काफी प्रेजेंटेबल आपका आंसर लगेगा. सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना चाहिए. अगर कोई फाइनल आंसर निकल कर आया है तो उसे भी अंडरलाइन करना चाहिए, और 2 क्वेश्चन के आंसर्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल मार्जिन ड्रॉ करके उन्हें बाइफिकेट भी करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कोई भी करेक्शंस करनी है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको उसे सुधारना है, तो कीड़े मकोड़े मारते हुए वहां पर एकदम भयंकर सा स्क्रिबल करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक सिंगल लाइन से स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए उसको, और फिर नया शब्द जो आप लिखना चाहते हैं, सेंटेंस जो लिखना चाहते हैं, फ्रेज जो लिखना चाहते हैं, वो लिखकर कंटिन्यू करें. ठीक है, एकदम स्क्रिबल करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका हर एक सेक्शन और हर एक क्वेश्चन, याद रखो मैं हर पार्ट नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं हर एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मौजूद हर एक क्वेश्चन नए पेज से, फ्रेश पेज से शुरू होना चाहिए. यानी अगर सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 एक फ्रेश पेज से शुरू हुआ, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी एक फ्रेश पेज से शुरू होना चाहिए. उनके पार्ट्स डेफिनेटली एक के बाद एक आप आंसर करते हुए चल सकते हो. ये फ्रेश पेज से स्टार्ट करने का एक ही मकसद है, एक तो आंसर्स को मार्क्स अलॉट करने के लिए इनफ स्पेस मिल जाती है. इसके साथ में अगर आपने मेसअप कर दिया कुछ और आपको कुछ ऐड करना, आप चाहते हो कि कुछ और इसमें मैं ऐड कर दूं, तो वो करने के लिए भी आपके पास अभी एकदम मस्त टाइम, एक मस्त स्पेस मिल जाती है. पीछे जाकर लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही जो आपके पास स्पेस है उसी में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी आंसर्स बाद में लिख लूंगा ये सोच रख के स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए. व्हाट इफ आपको बाद में टाइम नहीं मिला, ये जो इतनी सारी स्पेस आपने अगर छोड़ दी है किसी आंसर को लिखने के लिए, अगर बाद में आप इसे फिल नहीं कर पाए तो ये आपकी आंसर कॉपी में बहुत ही बुरी दिखेगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि बाद में शायद आपको याद आ जाएगा, बाद में इसे अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो सेक्शन के एंड में कुछ
कुछ जगह खाली छोड़ दो और नए पेज से दूसरा सेक्शन शुरू कर दो। अब जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए तो उस स्पेस के अंदर उसका आंसर मेंशन कर दो। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने जगह छोड़ दी है क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 के आंसर के लिए एंड देन क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट कर लिया है। अगर ऐसा आप करोगे और बाय चांस आप इसे फिल नहीं कर पाए या फिर आपको ज्यादा या कम लाइंस इसके लिए चाहिए होंगी तो ये बहुत ही भद्दा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए होगा, आपको एक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना चाहिए जो वाटरप्रूफ हो और फैले नहीं। ऐसा पेन में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो कि अगर पानी गिर जाए तो पूरा धुल जाएगा या फिर आप ही का हाथ लग लग के पूरी तरीके से स्पिल हो जाएगा और आपकी आंसर कॉपी को शैबी दिखाएगा। एक अच्छे बॉल पॉइंट पेन में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 आपके लिए है कि आपको हर एक आंसर के लिए करेक्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आप हर एक आंसर को सिर्फ पैराग्राफ में ही आंसर कर सकते हो, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप बुलेट्स में आंसर कर सकते हो, तो मेक श्योर कि आप बुलेट्स के बीच में इनफ स्पेस छोड़े। आपको कभी कभी चार्ट्स बनाकर भी अपने आंसर को समझाना पड़ता है, ठीक है, तो आप चार्ट्स बना रहे हैं तो पहले चार्ट बनाएं और उसके नीचे उसे समझाएं। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ग्राफ्स बनाने की जरूरत पड़ रही है इकोनॉमिक्स जैसे पेपर के अंदर, तो पहले ग्राफ बनाएं, लाइन छोड़े कुछ और फिर उसके बाद में उसे समझाएं। टेबल्स बनाएं तो टेबल्स भी आपको बहुत ही खूबसूरती से इनफ स्पेस लेकर बनानी चाहिए। जॉब एप्लीकेशन में भी टेबल की जरूरत पड़ेगी, कोई डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी टेबल की जरूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन में भी टेबल की जरूरत पड़ती है, तो जरूर आप वहां पर टेबल्स में ही आंसर करें। अगर कोई न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है और उसके वेरियस स्टेप्स है तो हर स्टेप के बीच में एडिक्वेट जगह छोड़े। एंड अगर आप इंग्लिश में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और उन्हें बॉक्स में डालना पड़ेगा, जैसे कि नोटिस हो गया, कार्ड वाला इनविटेशन हो गया, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करना ना भूलें। डायग्राम्स अगर बना रहे हैं तो डायग्राम्स के लिए एक पूरा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्ट लेबल्स लगाकर और फिर उसको नेक्स्ट पेज पे समझा सकते हैं। अगर डायग्राम छोटा है तो आधे पेज पे डायग्राम बनाकर उसकी लेबलिंग करके और उसके नीचे ही उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डू नॉट यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक। आपके आंसर शीट में आपको एक ही इंक यूज करना अलाउड है, बट अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल का जरूर उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इससे आपकी आंसर शीट बहुत ही लेजिबल, नीट, क्लीन, प्रेजेंटेबल लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन आपके बहुत सारे मार्क्स बढ़ा सकता है क्योंकि प्रेजेंटेशन से आंसर्स अच्छे से समझ में आ रहे होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करना शुरू करो, क्योंकि यहां से आप अपने मार्क्स को बढ़ाओगे, घटाओगे नहीं, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज 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 शेयर करना, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये सब बच्चों तक पहुंचेगा जो बोर्ड्स लिखने वाले हैं, और वही मोटो है हमारे इस चैनल का। इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे लिए आपका सपोर्ट सब कुछ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश रिलेटेड और वीडियोस के लिए, इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।